नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात। दोस्तों, मैं आज आपसे नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 घटक दलों में एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाले संघर्ष के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन इसमें एक नई ताकत के रूप में प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है। हम आज उस पर भी विचार करेंगे। तो इससे पहले कि हम उस पर विचार प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी के बारे में विचार करें, तो उससे पहले हम एनडीए और महागठबंधन की स्थिति के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर जी के पार्टी के आने के बाद क्या अंतर हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपसे 2020 में के असेंबली इलेक्शन के बारे में पहले आपसे विचार करता हूँ। इसमें 2020 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 19.5%, जनता दल यू को 15.4%, हमको 1.2% और टोटल इनका वोट परसेंट है 38%। एक्चुअली ये 37.6 है, उसको राउंड अप करके 38 बता रहे हैं। और इनका टोटल सीट 125। फिर महागठबंधन को 23.1%, कांग्रेस 9.5% और लेफ्ट सीपीआई, सीपीआई-एम, एमएल और सीपीआई-एम, इनका टोटल वोट परसेंट है 3.6% और महागठबंधन का टोटल वोट शेयर है 36.2%। अगर हम इसमें देखें तो एनडीए को टोटल वोट परसेंट है 37.6 और महागठबंधन को है 36.2। तो दोनों का वोट शेयर का अंतर बहुत नैरो है, 1.4% का ही है और सीटों का भी बहुत कम अंतर है। जहां एनडीए को 125 सीटें आई हैं, वहां पर महागठबंधन को 110 सीटें आई हैं। तो अगर इसमें से 5 से 10 सीट अगर इधर से कम बेसी हो जाए, किसी पार्टी मान एनडीए से घट जाए और महागठबंधन में जुट जाए, तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। उसी तरह से 2024 के चुनाव में अगर हम देखते हैं, हालांकि वहाँ ये वोट परसेंट का लगभग 9% का ये मार्जिन है, तो लेकिन ये असेंबली इलेक्शन में ये मार्जिन काफ़ी नैरो हो जाता है और काफ़ी कांटे की लड़ाई हो जाती है। अब हम पार्लियामेंट 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। बीजेपी 20.52%, जनता दल यू 18.52%, एलजेपीआर 6.7%। उसी तरह से इंडिया अलायंस में आरजेडी 22.14%, कांग्रेस 9.20%, सीपीआई, सीपीआई-एमएल 2.99%। इनका टोटल वोट शेयर है 39.21% और विनिंग इनका है 9 सीट आउट ऑफ 49 सीट और एनडीए का है 30 सीट और इनका टोटल वोट परसेंटेज 47.23। एनडीए का टोटल वोट परसेंट 47.23 और इंडिया अलायंस का वोट शेयर है 39.21। अब हम देखें, लेकिन पार्लियामेंट में ये ज़्यादा अंतर है, लेकिन असेंबली चुनाव में ये वोट का डिफरेंस काफ़ी नैरो हो जाता है और उसमें 1-2% के उलटफेर होने से काफ़ी फर्क हो सकता है, ऐसा लगता है, जैसा कि हम देख रहे हैं 2020 में और उसके पहले के भी चुनाव में। तो अब हम प्रशांत किशोर जी के आने से क्या फर्क पड़ सकता है। एक तो फर्क ये पड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से नागरिकता को लेकर के पूरा इलेक्टोरल वोट को काफ़ी छानबीन किया जा रहा है, तो उसमें जैसे कि चर्चा है कि 65 लाख वोट कटने वाले हैं बिहार के टोटल वोट से, तो उसका भी एक क्या इम्पैक्ट होगा, किस पार्टी को कितना अंतर होगा, ये भी थोड़ा देखना होगा। और दूसरा ये भी है कि
ये किस पार्टी को कितना डैमेज होगा, किस पार्टी का वोट ज़्यादा कट रहा है, ये सब देखना होगा और उसका इम्पैक्ट आगे चुनाव में, नवंबर के असेंबली चुनाव में इसका क्या अंतर होगा ये देखना होगा। अब प्रशांत किशोर के आने से क्या फर्क पड़ेगा ये भी हम देखते हैं। प्रशांत किशोर, जैसा हम जानते हैं कि मई 2022 में जन स्वराज अभियान इन्होंने चलाया था और इसमें इन्होंने जनसंपर्क बहुत ज़्यादा मात्रा में किया और इन्होंने लगभग अभी तक में 5000 किलोमीटर का पदयात्रा कर चुके हैं और कई जगह लगभग हर कोने में बिहार में ये चक्कर कांटेक्ट कर चुके हैं। और अब तो ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में अब लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। तो वैसे में ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी इस बार असेंबली इलेक्शन में कितना परसेंट वोट बढ़ाने में सक्षम होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पिछला 2024 के मिड टर्म पोल में विधानसभा में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें प्रशांत किशोर जी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। इसमें तराई, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और इसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी को 10.6% वोट आया था। किसी नई पार्टी के लिए इसको कम कर नहीं आंका जा सकता है। और अगर प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में 5 से 10% अगर बढ़ा लेते हैं और इन टोटल सीट में से ये 15 से 10, 15, 20 सीट भी ले आते हैं तो ये बिहार में एक डिसिसिव फैक्टर बन सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का काफ़ी ख्याति है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में 2014 में लाइमलाइट में आए, जबकि उस समय 2014 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में बहुत कांटे की लड़ाई थी और उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में इन्होंने एनडीए के लिए काम किया और उसमें एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिलाकर मोदी जी को गुजरात से दिल्ली लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका भूमिका माना जाता है। इनकी ख्याति उसी में आगे बढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के अलावे जनता दल यू, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए काम किया है। 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जन स्वराज पार्टी के नाम से और अभी तक ये 5000 से ज़्यादा किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं और लगभग इन्होंने इनके कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट के रूप में इनके पार्टी के सदस्य प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका होती है। जहाँ तक कई सर्वे बिहार में किए गए हैं जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी लगभग लोगों के अनुमान के हिसाब से 20% तक एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है और 18% तक महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, इंडिया गठबंधन को, जैसा कि सी वोटर के सर्वे और कई सर्वे में ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा आगे चुनाव में बिहार के राजनीति में क्या फेरबदल होता है और इसमें प्रशांत किशोर जी कितना कुछ पाते हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको ये विवेचना कैसा लगा और आपसे अनुरोध है कि आप अपना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना विचार अवश्य दें, इसलिए कि उससे
हमारी भी जानकारी बढ़ती है और हम आगे भी प्रोत्साहित होते हैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।